सर लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को हेल्प कर रहा हो तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा के या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ करके सर कॉस्ट एलोकेट कर सकते हैं सर्विस डिपार्टमेंट की। ठीक है, आए ज़रा सर उस पर एक सवाल हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। एक सवाल ये था सर, शाबाश जी, मैंने आप लोगों को एक बड़ा ज़बरदस्त होमवर्क दिया था। ठीक है, ख़ास तौर पे उसमें आर्स की जो कैलकुलेशन थी वो बड़ी डिटेल्ड तरीके से करने वाली थी, वो कर ली थी तुम लोगों ने। चलो जी, मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ। सेट है जी, प्यारे भाई बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर आज की क्लास थोड़ी सी मतलब मुश्किल क्लास होगी। शुरू में एक आध में प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आगे आज के कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ होंगे। ज़रा दिमाग हाजिर रखिएगा। ये कह रहे जी, नाइट्रेट लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग या प्रोड्यूसेस इंडस्ट्रियल केमिकल्स, हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। सर ये एलोकेटेड ओवरहेड्स हैं जो ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं। ठीक है जी, सर्विस डिपार्टमेंट को भी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी। नीचे वो कह रहे हैं जनाब, द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर अपोर्शनड एज अंडर। नीचे आ रहे हैं सर मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट का एलोकेशन। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई को बेनिफिट देता है 10% और सर्विस डिपार्टमेंट वाई सर एक्स को बेनिफिट देती है 20% का। लिख के दिए एग्जामिनर ने, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व करें। शाबाश जी, शुरू हो जाए। क्या ये सर वैल्यूज, ये 30 सेकंड का सवाल है। 19,000 और 12,500। कल यहाँ एक बच्ची बैठी हुई थी, उससे ये सवाल नहीं हो रहा था सॉल्व। भाई क्लास में है आज नहीं है? अच्छा जी भाई, ये हो रहा है ना, सबसे क्वेश्चन बन रही है ना अब भाई, मैंने इसीलिए पूछा उसका। जी मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं ये सारे वैल्यूज इस तरह रखूं कि ए बी सी एक्स और वाई, एलोकेटेड ओवरहेड्स कितने हैं? 56,000। फिर 50, 38, सर 16,500 और 10,600, 10,600। अब बताएं जी, मैं काम कर रहा हूं, इक्वेशन ये बना रहा हूं कि x के ओवरहेड्स हैं अपने, और जब y बटेगा, y ये रहा सर, जब y बटेगा ना तो सर x को मिलेगा कितना? 20%। ऐसा तो मैं ऐसे लिख दूं जी, 20% ऑफ y। और y कितना है जी? 10,500 इटसेल्फ प्लस जब x बटेगा तो उसका 10% y को मिलेगा। अब बताएं इसमें सॉल्व करें जरा, x और y देंगे, क्या आ रहा है? x आ रहा है 19,000 और y आ रहा है 12,000। अच्छा यार, मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इक्वेशंस बना लोगे तुम लोग। चलो जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, मैं रीएलोकेट कर रहा हूँ x को। x कितना है मेरे प्यारे भाई? 19,000। अच्छा 19,000 को अगर मैं एलोकेट करूँ तो करना है जी 20, 40 और 30। 20, 40 और 30 निकालो। 20, 40 और 30, 20% है 3,800, 40 7,600, फिर 30% 50 और फिर 1,900। इसी तरह आप एक काम करें, रीएलोकेशन कर दें किसकी? वाई की। मेरे बच्चों कितनी? सर 12,000 सर एलोकेट करें। 12,500 को आपने एलोकेट करना है 40, 20, 20 और 20 में। 5,000, 2.5, ऐसा 2.5, सर इससे होगा ये कि ये दोनों तो हो जाएंगे 0। यहाँ आ जाएगी कॉस्ट कितनी? कितना? 800 भी है, ठीक है। फिर ये
60,100, ये 46, 250, 200, ऐसा है। ये कर लिया ना, इसमें कोई मसला तो नहीं हुआ, पक्का इक्वेशन सबसे बन गई थी, मुझे मजीद इस पर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है ना। अच्छा जी, हमने दो मेथड देख लिए सर, एक हमने देख लिया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और दूसरा मेथड हमने देख लिया सर हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। हम जा रहे हैं तीसरा मेथड देखने के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको इतना आसान करके एक तरीका बताया कि आप हमेशा ऐसे अज्यूम करें कि एक्स के अपने ओवरहेड्स कितने हैं, 16,500 हैं, ये मानते हो, बस आपने ऐसे लिख देना जी 16,500, ये हो गया जी एक्स। आपने इसमें प्लस करना है, जब y का हिस्सा बटेगा, जब y के टुकड़े होंगे तो x को कितना मिलेगा उसमें, ये y है जी, इसको बांटोगे तो आपने 40% देना है a को, y को बांटोगे तो 20% देना है b को, y को बांटोगे तो 20% देना है c को, और y को बांटोगे तो 20% किसको देना है, x को। तो मैं कह सकता हूं कि सर 20% ऑफ y, ऐसा। अब अल्लाह के वास्ते ऐसे नहीं देखना, थोड़ा लॉजिकली सोचो। एक बंदा अगर नीचे ये आ रहा है तो मैं 20% वाई क्यों लिख रहा हूं, मैंने बताया भी कि यार एक्स के अपने ओवरहेड्स भी हैं, और जब वाई बटेगा तो उसको शेयर मिलेगा कितना, 20%। अब इसी तरह वाई का हिसाब किताब देखो, वाई के अपने ओवरहेड्स कितने, 10,600। अब सोचो जब एक्स को हम बांट रहे होंगे, एक्स के पीसेस कर रहे होंगे, तो एक्स का एक पोर्शन जाएगा वाई को, कितना, 10%, ऐसा है। तो मैं लिख दूं जी x का 10% जाएगा y को, ऐसा। अब ये इक्वेशन बनाना सीख लो, ठीक है जी। ये ऐसी चीज़ है कि आप इसकी हर दूसरे हफ्ते उठा के ना सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दिया करना है, तो पेपर के टाइम पे ना तंग बहुत करती है, और फिर कन्फ्यूजन ऐसी होती है, लोग कहते हैं छोड़ दो यार, अल्लाह मालिक है, ऊपर नीचे करके मैं देख लूँगा, जहाँ ज़ीरो हो रहा होगा बस वही इक्वेशन होगी। आसान कर लो ना, x के अपने ओवरहेड्स हैं, और जब आप y को बांट रहे हो, आप हमेशा इस डायग्राम को इस पर्सपेक्टिव से देखना कि जब ये बटेगा y यानी दूसरा डिपार्टमेंट, मुझे कितना शेयर मिलेगा, और जब x बटेगा तो y को कितना शेयर मिलेगा। पक्का मैं आगे बढ़ जाऊँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये कॉपी तो नहीं करना, आप बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे लिखना सर मेरे पास दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं A और B, दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं X और Y। सर मेरे पास एलोकेटेड ओवरहेड्स, और से देखो बोर्ड पे तीसरा मेथड हम कवर करने जा रहे हैं, 5,000, 7,000, 900, 1,200, ठीक है जी। एग्जामिनर कह रहा है जब आपने बांटना है, रीएलोकेशन ऑफ एक्स करनी है, तो 40% इसको देना है, ठीक है जी, 40% इसको देना है, और 20% किसको देना है, y को देना है। इसी तरह जब आप रीएलोकेशन कर रहे हो y की, 50% इसको दे दें, ठीक है जी सर, 40% इसको दे दें, और 10% आप क्या करना, x को दे देना, ऐसा। अब देखें, आप आम तौर पे साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पे, और चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाती है। एग्जामिनर कह रहे हैं नहीं, आपने ना रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाना है, ना आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगाना है, आपने डायरेक्ट मेथड लगाना है। ये वर्ड याद रखना, कौन सा मेथड है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है, डायरेक्ट मेथड इज समथिंग एल्स, ठीक है। डायरेक्ट मेथड कैसे लगेगा ज़रा देखते हैं उसको सर। A, B, X और Y, मुझे बताएं एलोकेटेड ओवरहेड्स कितने हैं। सर 5, 7, 900 और 1,200। अब एक काम करो, आप x को उठा के रीएलोकेट करो। थैंक यू बेटा। रीएलोकेशन ऑफ x की अमाउंट कितनी है, ये 900 ही उठा लो, ऐसे ही 900 उठा लो। ये किस किस में बंटना चाहिए, A, B और Y में। आप Y को मत दो, ये Y को नहीं दो, Y को नहीं दें तो फिर पूरा डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाएगा। अभी करते हैं, बताओ A को कितना शेयर मिल रहा है, B को कितना मिल रहा है, और Y को कितना मिल रहा है। आप इस Y को इग्नोर कर दो और इस 900 रुपए को
इस रेशो में बांट दो। क्या करो? रेशो में बांट दो। रेशो का मतलब 40%, 40% नहीं निकालना, आप 40:40 के रेशो में इसको बांट दो। 40-40 दोनों का वेट बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं? आधा आधा बांट देते हैं सर। तो इसका मतलब है डायरेक्ट मेथड के अंदर हम एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं देते हैं। डायरेक्ट सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट उठाते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो परसेंटेजेस आ रही होती है उस रेशो में बांट देते हैं उस कॉस्ट को। अब अगर मैं रेशो में बांटूं तो सर ऐसे कर सकता हूं, 900 डिवाइडेड बाय 80। 80 कहां से आया? 40 और 40, ऐसा मल्टीप्लाई बाय 40, कितना आ रहा जी? ए का पोर्शन 450 इधर, 450 इधर, इससे हो गया एक्स फारिग। ऐसा हमने क्या किया? परसेंटेजेस में नहीं निकाला बल्कि रेशो मान लिया। अब खुद एक बात बताओ, रीएलोकेशन ऑफ वाई कैसे होना चाहिए? अब वाई आपने बांटना है सर किस में? इन दोनों में। किस रेशो में? 5:4 के रेशो में, या 50:40? यार रेशो में बांटना आती है ना कोई चीज़। अब बताओ मैं कैसे बांटूं? 1200 इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा, और 1200 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 40 करोगे तो बी का शेयर आ जाएगा। कितना कितना? 6। और ये मेरे बच्चों, और हमने फारिग कर दिया किसको? यानी आप ये कह रहे हैं कि एक सर्विस डिपार्टमेंट के पैसे दूसरे को देने ही नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दो रेशो में, जो परसेंटेजेस दी हैं इसके रेशो में। यानी जब आप एक्स को बांटने जाओ तो 40 और 40 के रेशो में एलोकेट कर दो, और जब वाई को बांटने जाओ तो 50:40 के रेशो में एलोकेट कर दो। अब बताएं सर इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि ये हो गया जी हलाल, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना रह गया? 111 7983। यार एक बात बताओ, ये तरीका सही है? ये तरीका प्रिसाइज नहीं है, सही जवाब नहीं आ रहा, लेकिन काम चलाने के लिए सही है। हमने कहा यार बैक एंड फोर्थ एलोकेट करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा देंगे, इससे ही कर लो ऐसा। अब मेरा सवाल ये कि अगर मैं यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाता तो क्या होता? आप ये कॉपी भी करें और मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन से इसका जवाब निकाल के दें शाबाश। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक्यूरेट आंसर, सही आंसर, बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट आंसर साइमल्टेनियस इक्वेशन और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। डायरेक्ट मेथड में अब आपने एलोकेट कर दे देंगे, डायरेक्ट मेथड के हिसाब से जो ओवरहेड ए और बी को एलोकेट हो रहे हैं, क्या यही तुम्हारे पास आ रहे हैं? उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना, लेकिन इतना मटीरियल डिफरेंस नहीं होगा। चलिए अगर मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाऊं, मैं अगर लगाऊं साइमल्टेनियस इक्वेशन तो कैसे लगेगा सर? एक्स कह रहे हैं मेरे ओवरहेड हैं, यार ये जो बच्चा पूछ को पिक किया, एक्स के अपने ओवरहेड कितने हैं? 900, और वाई के अपने ओवरहेड्स कितने हैं? भाईजान यार भाई अपना, अब अल्लाह का शुक्र है यार, कैमरा बंद कर दे यार, खूब बाल बाल बना रहे कैमरा भाई बाल। चलो जी वाई कितना जी? 1200। अब खुद देखो जी, एक्स कह रहे हैं मेरे पास और भी ओवरहेड है। किसके ओवरहेड्स हैं? वाई के। अच्छा ये वाई, ये रहा वाई, ठीक है। इस वाई को बांटना शुरू करो, ठीक है जी, इस वाई को बांटो। इस वाई का कितना हिस्सा एक्स को मिलेगा? 10%। तो ऐसे लिख दूं मैं कि 10% ऑफ वाई। अच्छा फिर वो कह रहे जी एक्स जब बटेगा तो वाई को कितना मिलेगा? 20%। तो मैं कह सकता हूं जी कि 20% ऑफ एक्स, ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक्स और वाई कितना आ रहा है? 1041 कर दूं और 14। अच्छा जी प्यारे भाई बोर्ड में लिखना,
चलिए जी इसको बांटना शुरू करते हैं। मेरे पास ए बी एक्स और वाई। प्यारे भाई मेरे पास एलोकेटेड ओवरहेड्स कितने के? 5,000, 7,000, 900, 1200। तो पहले हम रीएलोकेट करते हैं एक्स को। कितना जी एक्स? 1041 अब एक काम करें जरा इसको उठा के एलोकेट करें किस रेशो में? 40 और 20। 416 200 पक्का यही है। अच्छा फिर एक काम करते हैं रीएलोकेट करते हैं किसको? वाई को। कितना जी? कितना कितना बेटा? ये जी 50 40 और 10 कितना? 704। सही कह रहे हैं लड़का? ये दोनों नील हो गए। ये 6120, ये 7980 7980 सही है, सही जाने दो। अब एक बात बताओ, ये आ रहा था तुम्हारे पास 7983, ये आ रहा है 7980, पूरे 3 रुपए का फर्क है, पूरे 3 रुपए का, और यहां पर भी पूरे 3 रुपए का फर्क है। तो इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन बना के ये सारे काम करने से बेहतर क्या था डायरेक्ट ही चला देते। तो डायरेक्ट मेथड के अगर फेवर में लिखने को आ जाए तो एक ही इसका जवाब है, वो क्या है? आसान है और क्विक है। ठीक है जी सर, साइमल्टेनियस इक्वेशन एक्यूरेट है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये पुराने ज़माने के डिसएडवांटेजेस हैं कि इक्वेशन बनाने में टाइम लगेगा और कुछ लोगों से पूरी बनेगी, कुछ लोगों से थोड़ी थोड़ी बनेगी, हैं तो प्रॉब्लम आएगा ऐसा। चले जी एक सवाल और हम देखते हैं सर। ये एक टिपिकल सवाल है, जिस तरह का सवाल पास पेपर्स में आता है ये, और ये आखिरी सवाल है जो हम कर रहे हैं। इसके बाद हम पेपर्स उठाएंगे और पेपर के सवालों में कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है। मशीन वैल्यू मिलियंस में कौन सा बेटा? हीटिंग एंड लाइटिंग फ्लोर एरिया पे डाल और क्या? नहीं देखो, पावर आर्स है मशीन से रिलेटेड, पावर कॉस्ट। ठीक है। हीटिंग एंड लाइटिंग में जनरली आते हैं ये सेवर और ये एसी वगैरह। ठीक है ना, तो जिसमें जितना बड़ा है, जिसके पास एरिया है। एक चीज और याद रखना, इन जनरल टेलीफोन यूटिलिटीज ये हमेशा एरिया के ऊपर एलोकेट करना। ठीक है जी। टेलीफोन यूटिलिटीज, हीटिंग एंड लाइटिंग, बिल्डिंग इंश्योरेंस, बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग की मेंटेनेंस, बिल्डिंग का रिपेयर, ये सारा किस पे जाएगा? एरिया ऑक्युपाइड। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल नहीं, मशीन आर्स नहीं, उसके अलग आर्स आ रहे थे, उसके अलग आर्स थे। एक घंटा 15 घंटे मशीन के, तो 1 घंटा क्यूसी हैं। क्वालिटी कंट्रोल आर्स थे ना, उसके अंदर लिखी हुई तो थी लाइन कि हर 15 घंटे मशीन लगेगा तो 1 घंटा क्वालिटी कंट्रोल का लगेगा। कैलकुलेट करने थे उसके अंदर, लेबर आवर्स भी कैलकुलेट करने थे, मशीन आवर्स भी कैलकुलेट करने थे, क्वालिटी कंट्रोल आवर्स भी कैलकुलेट करने थे। वेजेस आवर्स पे एलोकेट होंगी। नहीं, अगर बंदे दिए हुए तो बंदों पे एलोकेट करो, अगर दिया हुआ है लेबर तो लेबर पे। ठीक है ना। अगर लेबर नहीं दिया होता तो मैं आर्ट्स पे जाता फिर। हैं कहाँ वेज लिखा हुआ है? हाँ वेजेस है ना, मजदूर सुपरवाइजर को वेज दी है ना आपने। सुपरवाइजर अपॉइंट होता है किसके ऊपर? मजदूरों के ऊपर। तो एक सर्टेन नंबर ऑफ मजदूरों पे एक सुपरवाइजर होता है। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ लेबर्स पे आपने लेना है उसको। मेरे प्यारा भाई, जो ये आपको आर्स दिए हुए ना, ये डायरेक्ट लेबर आर्स हैं। ये डायरेक्ट लेबर आर्स किसके हैं? जो आपने मजदूर को दिए। ये जो वेजेज आ रही है मजदूर की वेजेज नहीं हैं, ये किसकी वेजेज है?
सुपरवाइजर की वेजेज। अच्छा, अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि वेज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो वेज हर उस मजदूर को दी जाती है जो फैक्ट्री में काम करता है, चाहे वो सुपरवाइजरी नेचर का काम क्यों ना। ठीक है, एक बचपन में हमें जो है ना, एक वो ओ लेवल्स ए लेवल्स में पढ़ाया जाता है जी, वेज का मतलब होता है डायरेक्ट लेबर का वेज। नहीं, ऐसा नहीं है, इंटरचेंजेबल वर्ड यूज होते रहते हैं। ठीक है जी, खाली वेजेज होता तो फिर बेटा तो ओवरहेड ही नहीं होता। नहीं, फिर हम कह देते डायरेक्ट लेबर की वेजेज हैं। मुझे बताएं, सबसे पहले आप लोगों ने हीटिंग एंड लाइटिंग उठाया होगा और ये एरिया की बेसिस पे आपने एलोकेट कर दिया होगा, ऐसा। अच्छा, मैं आप लोगों से क्या ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप मुझे डायरेक्ट इसके नंबर्स बता दो, या मैं कैलकुलेट भी करके देता जाऊं? कितना? 1,00,000, 1,12,000, 1,20,000, 20 और 10, सही कह रहे हैं बच्चा? हीटिंग एंड लाइटिंग के बाद मेरे प्यारे बच्चों डेप्रिसिएशन, ये जाएगा मशीन वैल्यू पे। 2,00,000, और ऐसा ही है सर। फिर डेप्रिसिएशन के बाद पावर कॉस्ट, पावर आवर्स के ऊपर आप इसको एलोकेट कर दें। पावर आवर्स दिए सर? यस सर, कितने? 180,000, सही कह रहे लड़का? ये कंसिस्टेंट रेशो रखा हुआ क्या? आधा आधा। चलो जी, फिर मेरे बच्चों सुपरवाइजरी वेजेस, नंबर ऑफ मजदूर, कितने? 8, कितना? 398,077, 15923, 238, ये 1592, अगर देखो किसी बंदे ने इसको डायरेक्ट लेबर आवर्स पे भी कर दिया है ना, तो आपका एग्जाम है उसको काटेगा नहीं, क्योंकि दोनों बेसिस जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते। ज़्यादा अप्रोप्रिएट बेसिस ये है कि आप नंबर ऑफ़ बंदे इस्तेमाल करें। ठीक है, जितने लोग हैं सुपरवाइज हो रहे हैं उसके हिसाब से आप देखें। लेकिन अगर कोई बंदा लेबर आवर्स पे कर देता है कोई इशू नहीं, लेकिन अल्लाह के वास्ते कोई इसको एरिया ऑक्यूपाइड में ना कर दे हैं, या इसको पावर आवर्स पे नहीं कर देना कि सुपरवाइज़र जितनी ज़्यादा पावर लगी होगी उतना सुपरवाइज़र चाहिए होगा, ऐसा नहीं है। नहीं, हाँ, यहाँ एक लाइन डाल देना, कॉलम डाल देना, ये ज़रूरी है भाई। ठीक है, मैं नहीं करता, ये बुरी बात है, लेकिन यहाँ बेसिस का एक कॉलम बना देना, ठीक है, पेपर में, ताकि उसको पता चले कि आपने कौन सी बेसिस इस्तेमाल की। फिर कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये नंबर कैसे आया, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं, बेसिस आप लिख दो बस बहुत है ये। ठीक है, क्या आ रही है? ये सर 231, ये 1138,846, ये मेरे बच्चों 94,923, ये 55,423। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन बनानी है, तो मुझे बताएं मेरे पास, और थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी पूरी बनानी है। x कितना है जी? 94,923 प्लस, जब y बटेगा तो x को 10% मिलेगा, और y क्या है जी?
55,423। जब x बटेगा तो जब x कटेगा तो y को 20% बटेगा। अब इसको ज़रा सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है x और y। सर x और y में तो आर्स है ही नहीं, फिर इधर क्यों एलोकेट कर दिया? आर्स है ही नहीं क्या मतलब? यहाँ इतना बड़ा क्या लिखा है? डायरेक्ट लेबर आर्स। तो डायरेक्ट मजदूर सर्विस डिपार्टमेंट में क्या करेंगे जी? क्या आ रहे? 10 फिर 926 पक्का। तो हमें काम करते हैं हम सर, यहाँ करते हैं री एलोकेशन ऑफ एक्स एंड वाई। कितना कितना है जी? 1,02,516 और इधर आ रहा है जी 75,926। अब एक काम करें ज़रा, इसकी परसेंटेजेस देख लें सर। जब आप x को एलोकेट करें तो 20, 20, 40 और 20 कितना? 20 अब ये y सर परसेंटेजेस चेक करें ज़रा सर। 40, 25, 25, 10 बोलो 30 और तीसरा ये मैच भी कर रहा है बेटा। ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और इन तीन डिपार्टमेंट्स में आ जाएंगे टोटल ओवरहेड्स कितने हैं? 928,950। यार एक बात बताओ, तुम लोग घर में जब इस तरह के सवालात सॉल्व कर रहे हो तो एक अजीब व गरीब वाहियात किस्म की फिगर्स आ रही हैं, ठीक है? ये हैंडल हो जाता है तुम लोगों से पक्का? ये आगे जी हमारे कौन से? अब आर्स ले लो, लेबर आर्स ये दिए हैं 25, 24 और 20। कितना आ रहा जी? हो यार 37.15 ये 23.30 ये 39। अच्छा जी, ये हमारे पास कौन से मेथड से हो गया हिसाब किताब? साइमल्टेनियस। अरे भाई सुनो ज़रा, मैं सुपरवाइजरी आवर्स को ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्यारे बच्चों, एक तो इस सवाल में इनडायरेक्ट लेबर आवर्स हैं नहीं, ठीक है? इवन गिवन भी होते हैं ना, मैं तब भी सुपरवाइजरी वेजेस को एलोकेट करने की कोशिश करता नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर। इसका अप्रोप्रिएट बेसिस हुआ है, नहीं है आप डायरेक्ट लेबर आवर्स पे एलोकेट करें। क्यों सर? सुपरवाइजर डायरेक्ट लेबर को सुपरवाइज कर रहा होता है, ठीक है जी? इनडायरेक्ट लेबर भी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा होता है इसके अलावा। अच्छा, सुपरवाइजर भी इनडायरेक्ट लेबर है, लेकिन एक इनडायरेक्ट लेबर होता है जो वाकई मजदूरी कर रहा होता है वहां। सुपरवाइजरी वेजेस आमतौर पे इन दो ही बेसिस पे एलोकेट होती है। कौन सी? डायरेक्ट लेबर नंबर पे या नंबर ऑफ आवर्स पे। डेप्रिसिएशन समझा दें मुझे। देखो बेटा, डेप्रिसिएशन जो है वो कहते हैं एसेट के इस्तेमाल से। डेप्रिसिएशन का मतलब पूछ रहे हो या ये कैलकुलेशन? सर 12,75,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है हमारे पास। जो मशीन है वो 2 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन और ये कितने होगा टोटल? ये आ गया जी 12.75 मिलियन का एसेट। तो इसका मतलब है हमारे पास डेप्रिसिएशन का रेट है 10 पैसा या 10%, ठीक है जी? तो हमने क्या किया, 2 मिलियन रुपए के एसेट पे
10% डेप्रिसिएशन लगाया 2 लाख। 4 मिलियन रुपए के एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाया कितना जी? 4 लाख। पक्का जी? सुपरवाइजरी वेजेस की कैलकुलेशन बता दें। एक काम करो, इनको ऐड कर दो, इन मजदूरों को। कितने होते हैं? 1040। अच्छा, सुपरवाइजरी वेजेस हैं कितनी? 8,28,000 डिवाइडेड बाय 1040 करो। एक मजदूर के अगेंस्ट सुपरवाइजरी वेजेस आ जाएंगी 7। अब 796 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे सर? कहाँ गया हमारे पास? 500 मजदूरों से, तो ये आ जाएगा। ठीक है जी। आपने 796 को मल्टीप्लाई करना है 200 मजदूरों से, तो ये आ जाएगा। और जी पावर की बेस का बता दें बेटा, इतने बड़े पावर आवर्स हैं, इस बेसिस पे एलोकेट किया हमने। हीटिंग एंड लाइटिंग एरिया पे क्यों एलोकेट किया? हीटिंग एंड लाइटिंग एरिया पे इसलिए एलोकेट किया कि हीटिंग एंड लाइटिंग कहते हैं सेवर्स को और एसी को। ठीक है, तो जिस डिपार्टमेंट के पास जितना ज़्यादा एरिया होता है उसके पास उतने ज़्यादा सेवर लगे होंगे, ये हमारा अंदाज़ा है, और आमतौर पे इसी पे एलोकेट करते हैं उसको। और जी डन हो गया जी? ज़ोएब क्लियर है बेटा? चलो जी, अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये नंबर एज इट इज़ यहाँ से उठा लूँ, बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई, ये मैंने नंबर उठाए किसके जी? सुन लो मेरे प्यारे भाई, ए बी सी एक्स और वाई। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मुझे एक्स और वाई को रीएलोकेट करना हो डायरेक्ट मेथड से, तो एक्स कितना है? 94923। ये मैंने उठा के एलोकेट करना है किसमें? सिर्फ ए बी और सी में। वाई में एलोकेट नहीं करूंगा। अच्छा, ए बी और सी में किस तरह एलोकेट करूं? आप जाएं सवाल में और अपने आप से पूछे, भैया जब एक्स रीएलोकेट हो रहा है तो ए बी और सी का रेशो क्या है? ये रेशो सर 2:2:4। 2:2:4 में आप क्या करें? ये कॉस्ट एलोकेट कर दें। 2:2:4 का मतलब है, करो जरा एलोकेट करो, 20, फिर ये भी यही है और ये इसका डबल होगा। एलोकेट हो गया सर। वाई 55,423, ये आपने एलोकेट करना है प्यारे भाई किस बेसिस पे? सर ये रेशो है जी सर 40-25-25, 40-25-25 करो एलोकेट जरा, 40-25-25 के बेसिस पे 24 हो गया एलोकेट। सर लेकिन अभी तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है दोनों मेथड्स में। आने दो, कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है? वेरी गुड सर। आपके टोटल मिलियंस ऑफ रुपीस के उसमें 6,000 रुपए का डिफरेंस मटेरियल नहीं होता। अच्छा, मटेरियल का मतलब ये नहीं कि पिछली दफा 6 रुपए का आ रहा था तो इस दफा 6,000 का आ रहा है तो मटेरियल हो गया, नहीं। आपने इस डिफरेंस को टोटल कॉस्ट की तनाजुर में देखना है। ठीक है जी। चलें जी, अब मैं आपको दे रहा हूं पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन। ठीक है, तैयार हो? आसान सवाल है लेकिन एक उस सवाल में ट्विस्ट है। सुनो, मेरा एक सवाल है, मेरे सामने 2 कैमरा है, मिसाल दे रहा हूं। एक कैमरा में जितनी पावर की कॉस्ट लगती है दूसरे में उससे आधी लगती है, दोनों 1-1 घंटा चलें तो दोनों को बराबर कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए? नहीं। फिर जिसमें ज़्यादा कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की उसमें ज़्यादा लगनी चाहिए, जिसमें कम कंजम्पशन है उसमें। लेकिन दोनों की जो लाइफ है ना वो 50-50 घंटे, जैसे 500-500 घंटे, तो दोनों पे डेप्रिसिएशन बराबर एलोकेट होना चाहिए। हाँ जी, पावर ज़्यादा खाने की वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, ऐसा है?
नहीं सर, आप कैमरा लेने जाते हो, कहते हैं जी इस कैमरे की लाइफ है 2000 आवर्स, मिसाल दे रहा हूँ, मैं 2 कैमरे लेकर आया, एक छोटा एक बड़ा, दोनों की लाइफ है 2000 आवर्स ईच। बड़ा वाला कैमरा डबल पावर खाता है, छोटा वाला कैमरा कम पावर खाता है, तो पावर के कॉस्ट एलोकेट करते हुए तो इस फैक्टर को कंसिडर करो, लेकिन जब डेप्रिसिएशन बुक कर रहे हो तो फिर कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, ये कह रहे हैं कैलिफोर्निया लिमिटेड रन्स अ फैक्ट्री विच हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ए बी एंड ए सी, ठीक है जी, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, एस ए एंड एस बी। अब आप इसमें नामों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। CL allocates cost of service departments using simultaneous equation method, a summary of the budgeted overhead। बहुत सेट एग्जामिनर जिसने सवाल सेट किया फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। ईयर एंडिंग का क्या मतलब होता है? ये ऐसा साल है जो ख़त्म नहीं हुआ अभी, मे बी फ्यूचर में जाके ख़त्म हो, ठीक है। ईयर एंडेड का क्या मतलब है? ख़त्म हो चुका है। ये 4 ओवरहेड्स हैं बस गिनती के, रेंट, फ्यूल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटीज। इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटीज तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस पे होता है, एरिया पे। रेंट भी किस पे? एरिया पे। चलो जी, नीचे आपको बताया जी इतने इतने मशीन आवर्स लगे हैं सारे डिपार्टमेंट्स में, लेबर आवर्स लगे हैं, फ्लोर एरिया दिया हुआ है, और फिर एक टेबल बना के दिया हुआ है कि आपने जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में कैसे एलोकेट करनी है। डन है। और फिर उसके बाद उसने कहा कि जी जब OAR निकालो तो एक के मशीन आवर से निकालना, एक के लेबर आवर से निकालना, ठीक है। एक लाइन, द पर आवर फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मशीन इन डिपार्टमेंट AC इज 50% मोर देन मशीन इन डिपार्टमेंट AB। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? कौन सी मशीन ज्यादा पावर खाती है? AC वाली। AC वाली कितनी पावर खाती है? यानी 1.5 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, ऊपर मुझे बताएं सर, आपने जो फ्यूल कॉस्ट है किस बेसिस पे एलोकेट करना है? मशीन आवर्स दिए हुए, लेकिन ये मशीन आवर्स पे तो एलोकेट नहीं होना चाहिए। क्यों? AB की मशीन चली है 22,000 घंटे, AC की मशीन 12,000 घंटे चली है, लेकिन 12,000 में इसने 1.5 टाइम्स जो है वो फ्यूल कंज्यूम किया होगा। तो मैं इन आवर्स को क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं किससे? कि भाई ये आवर्स हैं तो 12,000, लेकिन उन्होंने फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम किया है, इतना कंज्यूम किया जितना कि वो 1.5 घंटे में करता है, इन्होंने 1 घंटे में कर लिया होगा। अभी आपने खुद करना है सॉल्व। फिर लेबर आवर्स भी दिए हुए हैं, फ्लोर एरिया भी दिया हुआ है। मुझे सवाल सॉल्व करके दो। 8 नंबर का सवाल है। और क्यों बांटते हैं? देखो, असल में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट बन रहा होता है, सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करता है। तो हम ये कहते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जितना हेल्प किया है उसके हिसाब से कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांट दो। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सारी कॉस्ट आ गई है, यही वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इन्हीं की कॉस्ट उठा के प्रोडक्ट को एलोकेट करनी है। और डायरेक्ट सर्विस को अगर एलोकेट करोगे प्रोडक्ट में तो कैसे करोगे? क्योंकि प्रोडक्ट ने तो सर्विस डिपार्टमेंट का बेनिफिट नहीं लिया, फंस जाएंगे हम। सर्विस डिपार्टमेंट होता क्या है? सर, सर्विस डिपार्टमेंट फैक्ट्री में से कैंटीन है, सर्विस डिपार्टमेंट फैक्ट्री के अंदर जैसे मशीन सपोर्ट डिपार्टमेंट है। अब हमारी जो प्रोडक्ट बन रही है वो कैंटीन नहीं गई है, तो अगर हमारे से 3-4 प्रोडक्ट्स बन रही है तो कैंटीन का बेनिफिट प्रोडक्ट तक तो नहीं आया ना, वो कहाँ आया है? वो डिपार्टमेंट्स में आया है। तो पहले इसलिए हम कॉस्ट डिपार्टमेंट को एलोकेट करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, फिर उसको प्रोडक्ट तक लेकर आ सकें। डायरेक्ट सर्विस से प्रोडक्ट तक नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। पास डिपार्टमेंट AB, AC और क्या BC क्या है? नहीं सॉरी, SA और SB। मुझे बताया मेरे पास 4 ही कॉस्ट हैं। रेंट है, फ्यूल है,
मेरे पास सर डेप्रिसिएशन है और मेरे पास यूटिलिटीज़ हैं। मैंने कहा इसका बेसिस क्या होना चाहिए, एरिया। इसका बेसिस क्या होना चाहिए, आर्स। कौन से आर्स, मशीन आर्स। इसका बेसिस भी मशीन आर्स और इसका बेसिस। अच्छा आप ज़रा सा 2 मिनट बोर्ड पे देख लो। देखो जो कॉस्ट एरिया की बेसिस पे एलोकेट होनी है वो आसान है, वह सीधा सीधा आप कर भी सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे एक बात बताएं, मेरे पास कितने रुपए की रेंट की कॉस्ट है, 2500। अच्छा एरिया कितना है जी, एरिया जी 6000, 4500, 900, 600, ये 12,000 ऐसा। तो मैं काम करूँ, मैं 2500 को डिवाइड कर दूँ किससे, 12,000 से, तो मेरे पास 1 स्क्वायर फीट का रेंट आ जाएगा कितना, 0.2083। अब मेरे बच्चों मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 6000 से, तो मेरे पास ए का खर्चा आ जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 4500 से तो बी आ जाएगा कितना, 1200। सही कह रहे बच्चा। फिर 938 कर लूँ या 7 ही रहने दूँ, फिर 188, फिर यही चाहे, ऐसा ही है। अच्छा बेटा बोर्ड पे लिखना फ्यूल को एलोकेट करने के लिए। अच्छा आप इसको 000 भी लगा सकते हो आगे, ठीक है। फ्यूल देखो एलोकेट कर रहा हूं, वो देख लो किस तरह एलोकेट होगा जी। मुझे एक बात बताएं, मेरे पास 2 टाइप की मशीन्स हैं और इन 2 टाइप की मशीन्स में प्यारे भाई आर्स कितने लग रहे हैं, आर्स लग रहे हैं जी 22,000 और 12,000। ठीक है जी, मैं इसको ऐसे ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। यह है बड़ी मशीन, इसमें लग रहे हैं 12,000 घंटे, और ये जी छोटी मशीन, इसमें लग रहे हैं कितने, 22,000 घंटे। इस मशीन का नाम है AC, इसका नाम है AB। ये जो बड़ी मशीन है ये फ्यूल खाएगी 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स का मतलब यानी अगर छोटी वाली मशीन 1.5 घंटा चले और बड़ी वाली 1 घंटा चले बराबर है। तो मैं काम करूं उसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 1.5 से, तो कितना हो जाएगा ये 18,000। और ये मैं कह रहा हूं भैया 12,000 घंटे चलना ऐसे ही है बड़ी मशीन का जैसे छोटी मशीन 18,000 घंटे चलती। अब ये दोनों इक्वल लेंथ पे आ गए, सेम लेंथ पे आ गए। अब आप एक काम करें सर, 18 और 22 के रेशो में आप क्या करें, फ्यूल की कॉस्ट तोड़ दें। फ्यूल की कॉस्ट है कितनी, 1800 रुपये। तो काम करूं 1800 को डिवाइड करूं किससे, ये 18 और 22 कितने होते हैं, 40 से आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 18 से, तो AC का शेयर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करें 22 से तो AB का शेयर आ जाएगा। कितना 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 990, और इसमें तो नहीं आ रहा कुछ, नहीं। कितने लोगों ने ये 2 वैल्यूज खुद से निकाल ली थी, पक्का? और कितने लोगों ने गलत किया इसको, क्या गलती की? तो दूसरे वाले को 1.5 से तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत, अच्छा तुमने पहले एलोकेट कर दिया फिर 1.5 से, ये गलती कर दी तुमने। एक दोबारा रिपीट कर दें। देखो बेटा ये है बड़ी वाली मोटर, ये है छोटी वाली मोटर। बड़ी वाली मोटर में ज़्यादा तेल डलता है, छोटी वाली मोटर में चूंकि टंकी छोटी है तो कम तेल डलता है, और पावर भी कम है तो कम तेल कंज्यूम करती है। बड़ी वाली मोटर 1 घंटे में इतना तेल पी जाती है जितना छोटी वाली मोटर 1.5 घंटे में पीती है। तो बड़ी वाली मोटर का 1 घंटा छोटी वाली मोटर के 1.5 घंटे के बराबर है। ये बात समझ आ रही है ना? गाड़ी और मोटरसाइकिल, अच्छा ऐसे ही। अब जी हमने 12,000 घंटे बड़ी वाली मोटर चलाई है और 22,000 घंटे छोटी वाली मोटर चलाई है, तो क्या इस रेशो में एलोकेट कर दें कॉस्ट को फ्यूल की? नहीं नहीं सर, ये तो गलत हो जाएगा। असल में तो इससे होगा ये कि AC जो बड़ी मशीन है उसको कम फ्यूल की कॉस्ट एलोकेट होगी। तो हमने क्या किया, इसको वेट दे दिया, कितने का, 1.5। इसका क्या मतलब है सर, 50% ज़्यादा कंज्यूम करें, इसका मतलब है सर छोटी वाली मशीन अगर 22,000 घंटे चली है ना,
बड़ी वाली 12,000 घंटे चली है, लेकिन छोटी वाली के हिसाब से कितना चली है? 18,000 घंटे। अब इस रेशो में मैं कॉस्ट एलोकेट कर सकता हूँ। एक फ्लोर पे 2 कमरे, एक फ्लोर पे 1 कमरा है। बिजली का बिल आता है, भाई कहते हैं आधा आधा कर दो, सही कह रहे हो? नहीं, क्यों? जो ऊपर वाला फ्लोर है उसमें कितने कमरे हैं? तो भाई काम करें ना, बिल इसके हिसाब से टूटना चाहिए। तो सर ये भी यही हिसाब है, बड़ी वाली मोटर ज़्यादा पेट्रोल पीती है, 1.5 गुना पीती है, तो हमें क्या करना है? उसको वेट दे के एडजस्ट करना है। जुहेब भाई समझ आ गया क्या आ रही है वैल्यू? 980 810 पक्का। अब जी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आप सीधे सीधे आर्स पे एलोकेट करें। सीधे सीधे आर्स का मतलब 22 और 12 कितना जी डेप्रिसिएशन? 2000। तो 2000 को मैं डिवाइड कर दूं किससे? 22 प्लस 12 से, और फिर मल्टीप्लाई करें जी 12 से तो क्या आ रहा है देखें, और मल्टीप्लाई करें 22 से तो क्या आ रहा है? 1294। और ये कितने लोगों ने ये सही निकाल लिया था? चलो जी, वेरी गुड सर। अब बाकी इलेक्ट्रिसिटी तो एरिया पे डालना है जी, 1100 जी एलोकेट कर दें जी एरिया के ऊपर। सर मेरे पास 1100 डिवाइडेड बाय 12,000, फिर आप मल्टीप्लाई करते जाएं। ए बी ए सी के शेयर्स कितने आ रहे हैं? 5। और ये 55। चलो जी ख़त्म है मेरे प्यारे बच्चों। इस सवाल को देख लो, ये कितना आ रहा है? यार एक बात बताओ, अगर आप लोग को ये पावर वाला मसले का आइडिया नहीं होता तो इस चीज़ के अलावा बाकी सवाल तो सही सॉल्व कर लेते ना। 8 नंबर में से 6 6.5 तो ले आते ना। ये कितना आ रहा है? अब हमने क्या लगाना है इधर? साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब बताएं जी, मैं अगर कैलकुलेट करने जाऊं तो मैं कहूँगा जी एक्स और वाई के अपने अपने ओवरहेड्स हैं 271 और 180, प्लस जब x बटेगा तो 20% किसको मिलेगा? y को मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं जनाब मेरे पास 20% ऑफ x, सही किया मैंने। जब y बटेगा तो 15% इसको मिलेगा। सर बताएं क्या आ रहे हैं सर x और y की वैल्यूज? 307 और सही कह रहे हैं बच्चे? 241 और 307। तो री एलोकेशन ऑफ x एंड री एलोकेशन ऑफ y कितना जी? 241 और 307। ये वैल्यू सही निकाली है तुम लोगों ने? सही निकाली। एलोकेट करें जरा सर, रेशियो क्या है हमारे पास प्यारे भाई? सही नहीं लिखी मैंने। ऐसा हो नहीं सकता कि 271 एक्स में आ रहा हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्या कर रहे हो भाई? हैं 271 उसकी अपनी वैल्यू है मनुष्य, तुम लोग उसको 241 दे रहे हो। एक मिनट, मैं कंफ्यूजन खत्म कर देता हूं। असल में मसला पता है क्या है? या मैं बता देता हूं बेटा। इसको लिख दो आप x, इसको लिख दो y, ऊपर नीचे की जरूरत नहीं है। इसको लिख दो x और इसको लिख दो, अब आ जाएगा सुकून। अच्छा देखो, एक अल्लाह ने ना अकल दी होती है आंखों के साथ,
देखते के साथ बंदा दिमाग भी इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये 271 है मनुष्य तो ये से छोटा नहीं हो सकता। अच्छा आपने सर यहां पढ़ना x लिखा है, आप यहां ऐसे y लिखें और यहां ऐसे x लिखें, इससे सवाल के नंबर खराब हो रहे थे सर। यार यकीन करो तुम अगर डॉक्टर होते ना, कोई मरीज वरीज आता पेट वेट में दर्द तो तुम प्लास लेके बैठ जाते कि मैंने वो कीड़ा निकालना है अभी, सब्र कर जा भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नंबर में आगे चले जाएंगे उसको ऊपर नीचे कर लेंगे, नहीं इसको ऐसे ही रख, चलो ठीक है अच्छा ही हो गया। अब एक बंदा कहेगा वाई ऊपर आ रहा है एक्स नीचे आ रहा है। सर इसको आप ऐसे ही रखें, इनकी आप सर जगह चेंज कर दें, रीएलोकेशन ऑफ एक्स में रखें 307। ये अब आपने ऐसा काम किया सर जो अब सही है सर, उम्मत का इत्तफाक है सर। अब जी अब बताएं जी, मेरे पास 307 को एलोकेट करें किसमें, 40 और 20 कितना 123 कर लेते ना बेटा, 123 और 61 कर लें, ठीक है। फिर अब 241 बांटें किस तरह जी, 40 और 45, 40 और 15 108, या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर 96 और ये 30, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये 4315 कितना आ रही। अब हमने क्या निकालना है, OAR निकालना है ऐसा। अब OAR के लिए हमें क्या चाहिए, जिस तरह का बेसिस दिया हुआ है। अच्छा कल हम इस पर लंबी बहस करेंगे कि बेसिस कैसे डिसाइड होती है, ठीक है। अभी जो एग्जामिनर ने बेसिस दिया आप उसी पे एलोकेट कर दें। एग्जामिनर कह रहा है इसको मशीन आवर्स पे एलोकेट करो और इसको लेबर आवर्स पे। मशीन आवर्स कितने भैया, ए में मशीन आवर्स 22,000, OAR कितना आ रहा है बेटा सर, डिपार्टमेंट बी में सर 10,000 हमारे पास लेबर आवर्स, एग्जामिनर ने लिख के दे दिया 10,000 जी, 30। अच्छा एक बात बताओ, ये 8 नंबर का सवाल है जी, क्या चीज, हसन बोलो सवाल पूछो बेटा। अभी तक मैं तुम्हारा सवाल समझ नहीं आया। ये बेसिस में 22,000 क्यों लिए ये पूछ लो, लिख के दे रहे ना वो मशीन आवर्स बेसिस हैं। यार यहां लिख दो, ये पूरा सवाल है रुपीज इन। अब एक बच्चा कह रहा है रुपीज इन